मिस्र सिर्फ पिरामिड और रेगिस्तान का देश नहीं बल्कि रहस्यों का खजाना है। यहाँ हर खोज इंसान की समझ से परे सवाल खड़े करती है। कभी मंदिरों के नीचे छिपे मकबरे मिलते हैं तो कभी ऐसी वस्तुएं जो हजारों साल बाद भी वैसी ही सुरक्षित हैं। पिरामिडों की जटिल बनावट और ममीकरण की अद्भुत कला देखकर लगता है मानो यह सभ्यता धरती की नहीं बल्कि किसी और दुनिया की देन थी। तो आइए चलते हैं प्राचीन मिस्र के उन रहस्यों की ओर जो आज तक अनसुलझे हैं। नंबर 15, सेरापियम ओमाफ साकारा, पवित्र बैलों का रहस्य। प्राचीन मिस्र की धरती पर जब भी कोई नई खोज सामने आती है तो वह इतिहासकारों को हैरान कर देती है। ऐसा ही हुआ 1950 में, जब मेम्फिस के पास साकारा क्षेत्र की रेत के नीचे से स्फिंक्स का एक सिर झांकता दिखाई दिया। इसे देखकर शोधकर्ताओं ने खुदाई शुरू की और धीरे धीरे एक भव्य परिसर का द्वार खुल गया। यह वही स्थान है जिसे आज हम सेरापियम ऑफ साकारा के नाम से जानते हैं। यहाँ की खोज इतनी विचित्र थी कि उस समय के पुरातत्वविद भी दंग रह गए। अंदर न तो किसी राजा की ममी मिली और न ही किसी रानी की, बल्कि यहाँ रखे गए थे 25 एपीज बैलों के मम्मीकृत शव। यह सवाल सभी के लिए हैरान करने वाला था कि आखिर मिस्रवासी पशुओं को भी इतने भव्य मकबरों में क्यों दफनाते थे। मिस्र की मान्यताओं में एपीज बैल का खास महत्व था। वे इसे देवता का जीवित अवतार मानते थे और उसका पूजन करते थे। इन बैलों की मृत्यु के बाद इन्हें उतने ही सम्मान के साथ विदाई दी जाती थी जितनी किसी शासक या देवता की। सेरापियम में बने सर्कोफेगस विशाल ग्रेनाइट से तैयार किए गए थे और इतने भारी थे कि आज की आधुनिक मशीनें भी उन्हें आसानी से हिला नहीं सकती। हर सर्कोफेगस का वजन लगभग 70 टन तक माना जाता है और यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि हजारों साल पहले मिस्रवासी इन्हें इतनी सटीकता से कैसे तराशते और ले जाकर भूमिगत सुरंगों में रखते थे। इतिहासकारों ने कई सिद्धांत दिए। कुछ का मानना है कि इन बैलों को दफनाने का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना था, विशेष रूप से शिल्प और वास्तुकला के देवता पथ को। माना जाता था कि अगर एपीज बैल का ममीकरण कर उसकी आत्मा को सुरक्षित किया जाए तो देवता प्रसन्न होकर राज्य को समृद्धि और शक्ति देंगे। लेकिन इस सिद्धांत से सब संतुष्ट नहीं हैं। कई लोग कहते हैं कि इसके पीछे और भी गहरा रहस्य छिपा है, क्योंकि उसी काल के और शव या कब्रें बहुत कम संख्या में मिलती हैं। यह संकेत हो सकता है कि कहीं और विशाल अज्ञात मकबरे मौजूद हों जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया। यह भी कहा जाता है कि सेरापियम केवल धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि यह किसी गुप्त अनुष्ठान या ऊर्जा केंद्र का हिस्सा हो सकता है। इतने विशाल ग्रेनाइट बॉक्स जिनकी दीवारें बेहद चिकनी और सीधी हैं, यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या उस समय के लोग केवल साधारण उपकरणों से इतना परिष्कृत काम कर सकते थे, या फिर उनके पास कोई ऐसा ज्ञान था जिसे हम खो चुके हैं। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि यह जगह किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला जैसी रही होगी, जहां बैलों की आत्माओं को विशेष ऊर्जा स्रोत से जोड़ा जाता था। हालांकि इन सब दावों के ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं। आज सेरापियम ऑफ साकारा मिस्र के सबसे रहस्यमय स्थलों में गिना जाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मिस्रवासी केवल धर्म और देवताओं की पूजा में ही नहीं लगे थे, बल्कि वे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को गहराई से समझने की कोशिश भी कर रहे थे। उनके लिए एपीज बैल सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि देवत्व की आत्मा का प्रतीक था। यही कारण है कि उन्होंने इन बैलों को ऐसी भव्य कब्रगाह दी जो समय की मार झेलकर आज भी हमें स्तब्ध कर देती है। शायद आने वाले समय में और खुदाइयां हों और यह राज्य खुले कि असल में सेरापियम क्यों बनाया गया था। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, यह स्थान मिस्र के उन अनसुलझे रहस्यों में शामिल रहेगा जो मानव सभ्यता की समझ से कहीं आगे हैं। नंबर 14, खुफू शिप मिस्ट्री, सूरज की नाव या अंतिम यात्रा का साधन। गिजा के महान पिरामिडों को जब भी देखा जाता है तो हर कोई उनकी अद्भुत संरचना और रहस्य को समझने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिडों के पास एक ऐसा रहस्य भी छिपा मिला है जिसने इतिहासकारों को और भी गहरी सोच में डाल दिया? यह है खुफू शिप, जिसे कभी सोलर बार्ज भी कहा जाता है। 1954 में महान पिरामिड के दक्षिणी हिस्से में खुदाई करते समय
जब मजदूरों को कुछ असामान्य पत्थर की संरचना दिखी तो उन्होंने और गहराई से खुदाई शुरू की। वहां एक सीलबंद गड्ढा निकला और जब उसे खोला गया तो उसके अंदर लकड़ी के टुकड़े सुरक्षित अवस्था में मिले। धीरे धीरे यह समझ आया कि ये टुकड़े दरअसल एक प्राचीन जहाज के हिस्से थे। इस जहाज को ध्यान से जोड़कर पुनर्निर्मित किया गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। करीब 143 फुट लंबा और 19.5 फुट चौड़ा यह जहाज लेबनान के देवदार की लकड़ी से बना था और अद्भुत रूप से सुरक्षित था। इसकी स्थिति देखकर विशेषज्ञों ने कहा कि यह जहाज आज भी पानी पर तैर सकता है। सोचिए, 2500 साल पुराना जहाज जो समय की इतनी लंबी मार झेलने के बाद भी वैसा का वैसा सुरक्षित है। इसे खुफू का जहाज कहा गया क्योंकि यह चौथी वंशावली के दूसरे शासक फिरौन खुफू से जुड़ा हुआ था, वही राजा जिसने गिजा का महान पिरामिड बनवाया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस जहाज को पिरामिड के पास क्यों दफनाया गया था। मिस्रवासियों का मानना था कि मृतक की आत्मा मृत्यु के बाद देवता रा के साथ सूर्य की यात्रा करती है, इसलिए कई बार शाही व्यक्तियों को सोलर बार्ज यानी सूरज की नाव दी जाती थी ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग की ओर जा सके। यही कारण है कि खुफू के लिए यह जहाज खास तौर पर तैयार किया गया होगा। लेकिन इस जहाज पर गहन अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों को यह संकेत मिले कि यह केवल प्रतीकात्मक या धार्मिक वस्तु नहीं था। इसके लकड़ी के तख्तों पर पानी और हवा के असर के निशान मिले जो दर्शाते हैं कि यह जहाज सचमुच नील नदी में चला था। यहां से रहस्य और गहराता है। अगर यह जहाज वास्तव में इस्तेमाल किया गया था तो आखिर किस उद्देश्य से? क्या इसका इस्तेमाल खुफू के अंतिम संस्कार के दौरान उसके शव को पिरामिड तक लाने में किया गया, या यह उसकी किसी विशेष धार्मिक यात्रा का हिस्सा था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे एक पवित्र यात्रा में इस्तेमाल किया गया होगा जहां फिरौन की आत्मा को देवताओं से मिलाने की प्रक्रिया का अनुष्ठान किया जाता था, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। आज यह जहाज गिजा के पास बने सोलर बोट म्यूजियम में सुरक्षित है, जहां इसे देखने हजारों पर्यटक आते हैं। यह मिस्र की उस कारीगरी और धार्मिक आस्था का प्रतीक है जो आज भी रहस्य से घिरी हुई है। इतना विशाल जहाज, इतनी जटिल जोड़ाई और इतनी लंबी उम्र, ये सब दर्शाते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी केवल इमारतें ही नहीं बल्कि समुद्री इंजीनियरिंग और लकड़ी की संरचनाओं के भी अद्भुत झाता थे। खुफू शिप हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह केवल एक धार्मिक प्रतीक था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छिपी है जिसे समय की रेत ने ढक लिया है। शायद आने वाले समय में और प्रमाण मिले और हम यह जान पाएं कि यह जहाज फिरौन की आत्मा की यात्रा का साधन था या प्राचीन मिस्र की किसी ऐसी परंपरा का हिस्सा जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। नंबर 13, सिल्वर फैरो की कब्र, चांदी का देवत्व और अनछुआ खजाना। प्राचीन मिस्र में कब्रों और मकबरों की खोज हमेशा रोमांच से भरी होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह रही कि सदियों से कब्र चोरों ने लगभग हर कब्र को लूट लिया। यहां तक कि प्रसिद्ध तूतनखामुन की कब्र को भी कई बार तोड़ा गया था। लेकिन इतिहास में एक ऐसा अपवाद भी सामने आया जिसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। यह थी फिरौन सुसेन्स प्रथम की कब्र, जिसे सिल्वर फैरो कहा जाता है। यह खोज टेनिस नामक क्षेत्र में हुई थी और आश्चर्य की बात यह थी कि यह कब्र लगभग पूरी तरह सुरक्षित थी। सुसेन्स प्रथम ने 1047 ईसा पूर्व से 1001 ईसा पूर्व तक शासन किया था, यानी वह उस समय का शासक था जब मिस्र की अर्थव्यवस्था गिरावट की ओर जा रही थी। बावजूद इसके उसकी कब्र में मिले खजाने ने सभी को हैरान कर दिया। अधिकांश कब्रों में स्वर्ण आभूषण और सोने के ताबूत मिलते थे, लेकिन इस कब्र में सबसे बड़ी खासियत थी चांदी का सर्कोफेगस। मिस्र में चांदी सोने से कहीं अधिक दुर्लभ और कीमती मानी जाती थी, क्योंकि उसे मिस्र में खनन नहीं किया जाता था बल्कि दूर देशों से लाना पड़ता था। यही कारण है कि चांदी को देवत्व और चंद्रमा के प्रतीक से जोड़ा गया। कब्र की खोज के समय लकड़ी के अधिकांश अवशेष नमी के कारण नष्ट हो चुके थे, लेकिन धातु और आभूषण अब भी उसी चमक के साथ मौजूद थे जैसे वे हजारों साल पहले रखे गए थे।
सुसेन्स प्रथम का अंतिम संस्कार मास्क स्वर्ण और लैपिस लाजुल्ली से बना हुआ था और उस पर काले और सफेद कांच से सजावट की गई थी। लेकिन सबसे असाधारण वस्तु रही उसका चांदी का दूसरा ताबूत, जिसमें उसे दफनाया गया था। मिस्र के इतिहास में ऐसा बहुत ही कम हुआ कि किसी शासक को चांदी का ताबूत मिला हो। यह इस बात का प्रतीक था कि उसे समाज में असाधारण सम्मान और शक्ति प्राप्त थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर सुसेन्स प्रथम इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि उसकी कब्र को कभी लूटा नहीं गया? क्या उसकी कब्र का स्थान इतना गुप्त था कि चोरों तक पहुंच ही नहीं पाई? या फिर उसके समय में लोगों की मान्यताएं इतनी गहरी थीं कि किसी ने उस पर हाथ डालने की हिम्मत ही नहीं की? कुछ विद्वानों का मानना है कि शायद उसकी कब्र में मौजूद धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व के कारण चोर डर गए होंगे कि कहीं उन पर कोई श्राप न लग जाए। आज तक यह कब्र एक रहस्य बनी हुई है। यह हमें यह दिखाती है कि मिस्रवासी केवल सोने को ही नहीं बल्कि चांदी को भी उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानते थे। चांदी को चंद्र देवता से जोड़कर देखा जाता था और शायद यही कारण था कि सुसेन्स प्रथम का अंतिम संस्कार इतने दुर्लभ और अनोखे तरीके से किया गया। सिल्वर फैरो की कब्र हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन मिस्र का असली इतिहास अभी भी अधूरा है। शायद कहीं और भी ऐसी कब्रें छिपी हों जो आज तक अनदेखी पड़ी हैं और जिनमें मिस्र की सभ्यता से जुड़े और गहरे रहस्य छिपे हैं। जब तक वे सामने नहीं आते, सुसेन्स प्रथम और उसकी चांदी की कब्र मिस्र की सबसे अनोखी और रहस्यमय खोजों में गिनी जाएगी। नंबर 12, वैली ऑफ गोल्डन ममी, हजारों आत्माओं की सुनहरी घाटी। 1996 में मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में बहारिया ओएसिस नामक स्थान पर जब डो जाही हवास और उनकी टीम खुदाई कर रही थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहां इतनी बड़ी खोज उनका इंतजार कर रही होगी। रेत के नीचे से धीरे धीरे कुछ अजीब आकृतियां बाहर आने लगी और जल्द ही इतिहास की सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक सामने आई। यहां से लगभग 250 मम्मी निकाली गईं, जिनमें से अधिकांश अद्भुत रूप से सुरक्षित थीं और आज अनुमान लगाया जाता है कि इस जगह पर कम से कम 10,000 मम्मी अभी भी दफन हो सकती हैं। यह स्थल वैली ऑफ गोल्डन ममीज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इन ममीज की सबसे खास बात यह थी कि इनमें से कई सुनहरी परत से ढकी हुई थीं। उनके चेहरों पर सोने की मास्क थे और शरीरों को 4 अलग-अलग शैलियों में सजाया गया था। कुछ ममीज पर ग्रीक शैली का प्रभाव दिखाई देता था, कुछ पर रोमन शैली का और कुछ पर पारंपरिक मिस्री कला का। इसका मतलब यह था कि यह घाटी उस समय की सांस्कृतिक विविधता और मेलजोल का प्रतीक थी। हर मम्मी को अलग-अलग ढंग से सजाया गया था और उनके साथ गहने, ताबीज और अनगिनत वस्तुएं रखी गई थीं। इतिहासकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक ही जगह क्यों दफनाया गया? क्या यह किसी खास तबके की कब्रगाह थी या फिर यह किसी महामारी के बाद सामूहिक दफन का परिणाम था? लेकिन जब गहराई से अध्ययन किया गया तो पता चला कि इन ममीज को सामान्य लोगों की तरह नहीं बल्कि बेहद धूमधाम और खर्च के साथ तैयार किया गया था। उस समय मम्मीकरण एक बड़ा उद्योग बन चुका था और यह मिस्र की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह घाटी इस बात का प्रमाण थी कि केवल फिरौन और रानी ही नहीं बल्कि आम लोग भी उस द्वार में मम्मीकरण के जरिए अमरता की कामना करते थे। कुछ मम्मी इतनी अच्छी हालत में थीं कि उनके बाल, त्वचा और यहां तक कि कपड़े भी सुरक्षित मिले। यह देखकर विशेषज्ञ दंग रह गए कि 2000 साल पुरानी लाशें इतनी बेहतरीन स्थिति में कैसे बची रहीं। खास तौर पर सोने का इस्तेमाल यह दर्शाता है कि मृत्यु के बाद भी लोग चाहते थे कि उनकी आत्मा देवताओं के सामने वैभवशाली रूप में जाए। लेकिन अब भी रहस्य बाकी है। अगर यहाँ 10,000 मम्मी वास्तव में मौजूद हैं, तो क्या यह मिस्र की सबसे बड़ी कब्रगाह है? और अगर हाँ, तो फिर इतिहास में इसका उल्लेख क्यों नहीं मिलता? क्या जानबूझकर इसे गुप्त रखा गया था ताकि लुटेरे यहां तक न पहुंच सकें? या फिर यह घाटी मिस्रवासियों के किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थी, जहां मृत्यु के बाद सामूहिक अमरता की कामना की जाती थी? आज वैली ऑफ गोल्डन ममीज मिस्र की उन सबसे रहस्यमयी खोजों में गिनी जाती है
जिसने न केवल पुरातत्व की दुनिया को हिला दिया बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि प्राचीन मिस्र में मृत्यु के बाद के जीवन की धारणा कितनी गहरी और विस्तृत थी। शायद आने वाली खुदाइयां इस घाटी में और भी रहस्य खोलेंगी, लेकिन फिलहाल यह सुनहरी घाटी इतिहास की सबसे भव्य और रहस्यमयी कब्रगाहों में से एक मानी जाती है। नंबर 11, रोमन युग की रहस्यमयी मम्मी। रेगिस्तान की गोद में छिपी अनोखी कब्र। 2010 में मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान के बहारिया ओएसिस में पुरातत्वविदों की एक टीम ने खुदाई शुरू की। यह इलाका पहले से ही अपनी अद्भुत खोजों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस बार जो सामने आया उसने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। यहां एक छोटी सी कब्रगाह मिली जिसमें 3 फुट लंबा एक ताबूत दबा हुआ था। ताबूत खोलने पर उसके अंदर से एक महिला की मम्मी निकली। यह खोज इसलिए चौंकाने वाली थी क्योंकि यह मम्मी बाकी सभी मम्मी से बिल्कुल अलग थी और इसकी तारीख मिस्र पर रोमन साम्राज्य के शासनकाल यानी 31 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच की बताई गई। सबसे पहली बात जिसने विशेषज्ञों को चौंकाया वह यह थी कि यह महिला बाकी मम्मी से कई 100 साल बाद की थी। बहारिया ओएसिस से ज्यादातर मम्मी लगभग 2000 साल पुरानी मिली थी, लेकिन यह मम्मी उनसे कहीं बाद की थी। ऐसा क्यों हुआ कि इतने लंबे अंतराल के बाद यहां फिर किसी को दफनाया गया? यही रहस्य इस खोज को और भी पेचीदा बना देता है। महिला के ताबूत और उसके शरीर को देखने पर एक और अनोखी बात सामने आई। यह मम्मी साधारण कपड़े या साधारण सजावट से नहीं ढकी थी, बल्कि उस पर ढाला हुआ प्लास्टर चढ़ाया गया था। इस प्लास्टर पर महिला की आकृति उकेरी गई थी। उसके कपड़े, गहने, सिर पर स्कार्फ, पैरों में जूते और शरीर पर आभूषण तक साफ दिखाई देते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसे इस तरह सजाया गया ताकि मृत्यु के बाद भी वह देवताओं के सामने पूर्ण सम्मान और सौंदर्य के साथ प्रस्तुत हो सके। अब सवाल यह उठता है कि यह महिला कौन थी? 3 फुट लंबे ताबूत को देखकर कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि शायद यह कोई बच्ची रही होगी, किसी उच्च पदाधिकारी या अमीर परिवार की बेटी। वहीं अन्य विद्वान कहते हैं कि यह संभव है कि यह महिला किसी विशेष शाही परिवार की सदस्य रही हो, शायद कोई रानी या राजकुमारी, लेकिन उसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह रहस्य आज भी बरकरार है। एक और दिलचस्प बात यह है कि रोमन शासनकाल में मिस्र में दफनाने की परंपराएं धीरे धीरे बदल रही थीं, लेकिन इस महिला की मम्मी को देखकर लगता है कि प्राचीन मिस्री मम्मीकरण की परंपरा अब भी कायम थी। यह दर्शाता है कि विदेशी सत्ता के बावजूद मिस्रवासी अपनी संस्कृति और आस्थाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इतिहासकारों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर इस महिला को बाकी मम्मी से इतने अलग ढंग से और इतने लंबे समय बाद उसी घाटी में क्यों दफनाया गया? क्या उसे जानबूझकर किसी खास कारण से वहां छिपाया गया ताकि उसकी कब्र लुटेरों से सुरक्षित रहे, या फिर यह सिर्फ एक संयोग था कि उसे वहीं दफनाया गया जहां पहले से अनगिनत मम्मी मौजूद थीं? आज तक इस रहस्यमयी महिला की पहचान एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि मिस्र की धरती के नीचे और भी कितने रहस्य दबे पड़े होंगे जिन्हें जानने में हमें सदियां लग सकती हैं। और शायद आने वाले समय में यह मम्मी हमें मिस्र और रोमन साम्राज्य के बीच के गहरे संबंधों के बारे में और भी अनकहे किस्से बताए। नंबर 10, रामेसेस द्वितीय की दुर्लभ प्रतिमा का आत्मा का रहस्य। 2019 में मिस्र के पुरातत्व मंत्रालय ने एक ऐसी खोज की घोषणा की जिसने मिस्र विद्या की दुनिया को हिला दिया। गीजा से लगभग 15 मील दूर एक व्यक्ति को अवैध खुदाई करते समय पकड़ा गया और उसी जमीन से एक अनोखी प्रतिमा निकली। यह प्रतिमा थी महान फिरौन रामेसेस द्वितीय की, जो प्राचीन मिस्र के सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक शासन करने वाले शासकों में से एक था। रामेसेस द्वितीय को रामेसेस द ग्रेट भी कहा जाता है और उसका शासनकाल 66 वर्षों तक फैला था। लेकिन इस खोज की असली अहमियत सिर्फ प्रतिमा में नहीं, बल्कि उसमें छिपे एक प्रतीक में थी। यह प्रतिमा गुलाबी ग्रेनाइट से बनी थी और करीब 3.5 फुट ऊंची थी। मिस्रवासी मानते थे कि किसी व्यक्ति की आत्मा या जीवन शक्ति को का कहा जाता है। इस प्रतिमा में का विशेष प्रतीक अंकित था।
इसका अर्थ यह था कि यह प्रतिमा केवल सजावट या पूजा के लिए नहीं थी, बल्कि यह रामेसिस द्वितीय की आत्मा का निवास स्थान मानी जाती थी। प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा का एक हिस्सा प्रतिमा या मूर्ति में बस सकता है, जिससे मृत व्यक्ति की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। अब तक इतिहासकारों को केवल एक और ऐसी प्रतिमा मिली थी जिसमें काह का प्रतीक था, और वह भी लकड़ी की थी। लेकिन ग्रेनाइट, वह भी गुलाबी ग्रेनाइट की प्रतिमा पहली बार सामने आई। गुलाबी ग्रेनाइट मिस्र में बेहद दुर्लभ माना जाता था और केवल अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक या शाही वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता था। यह दर्शाता है कि रामेसिस द्वितीय को मिस्रवासियों ने कितना महान और दिव्य माना होगा। लेकिन यहां एक बड़ा रहस्य छिपा है। यदि काह वाली प्रतिमाएं इतनी महत्वपूर्ण थीं, तो फिर वे इतनी कम क्यों मिली? क्या इन्हें जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था ताकि किसी की आत्मा को कैद न किया जा सके? या फिर इन्हें इतनी गुप्त जगहों पर छिपाया गया कि आज तक खोज नहीं पाई गई? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्रतिमाएं केवल विशेष अवसरों पर बनाई जाती थी और केवल सबसे महान शासकों को ही इसका अधिकार था। यह खोज हमें यह भी दिखाती है कि प्राचीन मिस्रवासियों की धार्मिक मान्यताएं कितनी जटिल और गूढ़ थीं। वे केवल मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वे आत्मा को हमेशा जीवित रखने के लिए मूर्तियों और प्रतीकों का सहारा लेते थे। यही कारण था कि उन्होंने हजारों साल पहले इतनी खूबसूरती और सावधानी से यह प्रतिमा बनाई, ताकि रामेसिस द्वितीय की आत्मा कभी न मिटे। आज यह प्रतिमा मिस्र के उन सबसे अनोखे और दुर्लभ कलाकृतियों में गिनी जाती है जिसने विद्वानों के सामने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या और भी ऐसी काह प्रतिमाएं मिस्र की रेत के नीचे दबी पड़ी हैं? क्या इनका इस्तेमाल आत्माओं को बांधने या संरक्षित करने के लिए किया जाता था? और सबसे अहम सवाल, क्या इन प्रतिमाओं के जरिए मिस्रवासी वास्तव में आत्मा को अमर बना पाते थे? रामेसिस द्वितीय की यह दुर्लभ प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि प्राचीन मिस्र के आध्यात्मिक विश्वासों का ऐसा प्रतीक है जिसने हमें यह समझाया कि मृत्यु उनके लिए अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अमर यात्रा की शुरुआत थी। नंबर 9, नूबियन राजा की प्राचीन प्रतिमा। मिस्र की सीमा से परे फैला साम्राज्य 2008 में सूडान में हो रही एक खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक पत्थर की प्रतिमा का सिर मिला। शुरुआत में यह सिर्फ एक साधारण खोज लग रही थी, लेकिन यह रहस्य 10 साल बाद तब और गहरा गया जब 2018 में उसी स्थल से इसके और हिस्से मिले और धीरे धीरे पूरी प्रतिमा का स्वरूप सामने आया। यह प्रतिमा नूबिया साम्राज्य के राजा अस्पेल्टा की थी, जिसने लगभग 2600 साल पहले शासन किया था। लेकिन इस खोज ने मिस्र और नूबिया के संबंधों के बारे में जो रहस्य उजागर किया, उसने इतिहासकारों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रतिमा पर खुदे शिलालेखों में लिखा था कि अस्पेल्टा ऊपरी और निचले मिस्र का राजा था। यह एक बहुत बड़ा दावा था, क्योंकि इसका मतलब यह था कि नूबिया साम्राज्य ने किसी समय मिस्र पर भी शासन किया होगा। शिलालेख में यह भी दर्ज था कि वह देवताओं का प्रिय था और उसे संपूर्ण जीवन, स्थिरता और प्रभुत्व प्रदान किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मात्र एक राजनीतिक दावा था जिससे राजा ने अपनी शक्ति का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, या फिर यह वास्तव में एक ऐतिहासिक तथ्य था? अस्पेल्टा नूबिया के कुश साम्राज्य का शासक था और कुश साम्राज्य कई बार मिस्र की सीमा तक आ पहुंचा था। मिस्र और नूबिया के बीच सदियों तक संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान चलता रहा। कई बार नूबिया मिस्र पर हावी हुआ और कई बार मिस्र ने नूबिया को अपने अधीन कर लिया। लेकिन यह प्रतिमा इस बात का प्रमाण हो सकती है कि नूबिया ने एक समय मिस्र के बड़े हिस्से पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। अगर यह सच है, तो हमें प्राचीन मिस्र के इतिहास को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से देखना होगा। प्रतिमा के सिर और धड़ को देखकर विशेषज्ञ यह मानते हैं कि यह कला शैली मिस्र और नूबिया दोनों के प्रभाव को दर्शाती है। यह बताता है कि दोनों सभ्यताओं में गहरा सांस्कृतिक संबंध था। लेकिन रहस्य अब भी यही है कि अस्पेल्टा की शक्ति का वास्तविक दायरा कितना था। क्या उसने सचमुच मिस्र को अपने अधीन कर लिया था, या फिर उसने यह दावा
सिर्फ अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए किया था। डेंगल नामक स्थान जहां से यह प्रतिमा मिली अब शोध का केंद्र बन चुका है। विद्वानों को उम्मीद है कि भविष्य में यहां और खुदाई करने से नए प्रमाण मिल सकते हैं। अगर वहां से मिस्र के प्रतीकों, मंदिरों या दस्तावेजों के और प्रमाण मिलते हैं तो यह तय हो जाएगा कि नूबिया सचमुच मिस्र पर शासन करता था। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं मिला तो यह दावा केवल एक शिलालेख तक ही सीमित रह जाएगा। यह खोज हमें यह दिखाती है कि इतिहास केवल मिस्र की सीमाओं तक सीमित नहीं था। आसपास के साम्राज्य भी उतने ही शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। न्यूबियन राजा स्पेल्टा की यह प्रतिमा आज भी उस भूले हुए अध्याय की गवाही देती है जो मिस्र की कहानी को और भी जटिल और रहस्यमयी बना देता है। नंबर 8, 26वीं वंश के उच्च पुजारियों और अधिकारियों की कब्रगाह, देवताओं के सेवकों का रहस्य। जनवरी 2020 में मिस्र के पुरातत्व मंत्रालय ने एक घोषणा की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। काहिरा से लगभग 166 मील दक्षिण में स्थित अल गुराइफा क्षेत्र में पुरातत्वविदों को ऐसी खोज मिली जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि यहां पहले से ही वर्षों तक व्यापक खुदाई हो चुकी थी। सबको लगता था कि अब यहां कुछ नया मिलने की संभावना नहीं बची, लेकिन जब रेत हटाई गई तो सामने आई 16 नई कब्रगाहें। इन कब्रगाहों से 20 से भी अधिक सर्कोफेगस निकले, जिनमें से कुछ बेहद अच्छी हालत में थे। इन कब्रगाहों का समय लगभग 2500 साल पुराना माना गया है, यानी यह मिस्र की 26वीं वंशावली से जुड़ी थी। सर्कोफेगस पर उकेरे गए चित्रलिपि शिलालेखों ने स्पष्ट किया कि यह स्थान देवता ठोत के उच्च पुजारियों और अधिकारियों का अंतिम विश्राम स्थल था। ठोत को मिस्र में ज्ञान, लेखन और जादू का देवता माना जाता था और उसके पुजारियों को अत्यंत सम्मान प्राप्त था। एक सर्कोफेगस विशेष रूप से देवता हॉरस को समर्पित था, जो दर्शाता है कि यह केवल साधारण कब्रगाह नहीं थी, बल्कि मिस्र के धार्मिक उच्च वर्ग से जुड़ी थी। सबसे रहस्यमयी और विशेष खोज एक लकड़ी का ताबूत था, जिसमें हेर नामक एक उच्च पुजारी के अवशेष मिले। ताबूत के ढक्कन पर कई नाम और उपाधियां अंकित थीं, जिन्हें विद्वान उस समय के नेताओं और धार्मिक अधिकारियों के उपनाम मानते हैं। यह केवल एक साधारण अंतिम संस्कार नहीं था, बल्कि उस समाज में धर्म और राजनीति के बीच के गहरे संबंध का प्रतीक था। पुजारियों को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और उनका दफन किसी राजा से कम भव्य नहीं होता था। इन कब्रगाहों से यह भी पता चला कि उस समय मिस्र का समाज किस तरह देवताओं की पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित था। साधारण जनता की कब्रें अक्सर सादगीपूर्ण होती थीं, लेकिन देवताओं की सेवा करने वाले पुजारियों को पत्थर और लकड़ी के मजबूत और खूबसूरत सर्कोफेगस में दफन किया गया। उनके साथ ताबीज, आभूषण और कई पवित्र वस्तुएं भी मिली, जिनका उद्देश्य आत्मा की सुरक्षा और परलोक यात्रा को सफल बनाना था। इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतने महत्वपूर्ण पुजारियों को एक ही स्थान पर क्यों दफनाया गया। क्या यह जगह किसी विशेष धार्मिक नगर का केंद्र थी, या फिर यह देवता ठोत की पूजा का सबसे पवित्र स्थल था? अगर यह सच है तो यह खोज मिस्र की धार्मिक भूगोल को समझने में एक नई रोशनी डाल सकती है। आज अल गुराइफा की यह खोज हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि प्राचीन मिस्र में शक्ति केवल फिरौन के हाथ में नहीं थी। उच्च पुजारी भी उतने ही प्रभावशाली थे और उनके पास समाज की दिशा तय करने की क्षमता थी। यही कारण है कि उनकी कब्रें इतनी भव्य और रहस्यमयी बनाई गईं। 26वीं वंश के इन पुजारियों की कब्रगाह मिस्र की उन दुर्लभ खोजों में से है, जिसने यह साबित कर दिया कि प्राचीन समाज केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं था, बल्कि धर्म और देवताओं की पूजा उसमें उतनी ही गहराई से समाई थी। यह खोज मिस्र की धार्मिक शक्ति संरचना का वह अध्याय खोलती है जिसे अब तक इतिहास की धूल ने ढक रखा था। नंबर 7, शाही पुजारी वाती की कब्र। रंगीन भित्तिचित्रों में छिपी 4000 साल पुरानी कहानी। 2018 में साकारा के शाही दफन क्षेत्र में पुरातत्वविदों को एक ऐसी कब्र मिली जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। यह कब्र लगभग 4000 साल पुरानी थी और जिस व्यक्ति की थी उसका नाम था वाती।
शिलालेखों से पता चला कि वाती फिरौन नेफेरिकारी का शाही पुजारी था। नेफेरिकारी 5वीं वंश का अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध शासक था, लेकिन उसके दरबार में वाती एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर था। वह न केवल शाही शुद्धिकरण पुजारी था, बल्कि शाही निरीक्षक और पवित्र नाव का संरक्षक भी था। इसका अर्थ यह हुआ कि वाती केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा नहीं था, बल्कि राजा के सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से भी एक था। कब्र के प्रवेश द्वार पर बने रंगीन चित्र और उकेरी गई नक्काशियां आज भी जीवंत दिखाई देती हैं। इन चित्रों में वाती और उसका परिवार दर्शाया गया है। साथ ही संगीतकारों, कुम्हारों, नाविकों और शराब बनाने वालों के दृश्य भी दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि कब्र केवल दफन स्थल नहीं, बल्कि वाती के जीवन और समाज की झलक भी थी। इन भित्ति चित्रों में रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा अद्भुत विवरण मिलता है जो हमें बताता है कि उस दौर में आम लोग किस तरह जीते थे और शाही पुजारियों की कितनी प्रतिष्ठा थी। इस कब्र के भीतर एक 33 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी गैलरी थी। गैलरी के दोनों ओर अनेक प्रतिमाएं और अज्ञात व्यक्तियों के चित्र बने थे। इतिहासकार अब भी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग कौन थे। क्या ये वाती के परिवार के सदस्य थे या फिर उसके अनुयायी जिन्होंने उसकी सेवा की थी। इन प्रतिमाओं के पीछे रहस्य यह भी है कि उनमें से कुछ के चेहरे अधूरे बने हुए हैं, मानो जानबूझकर उन्हें अधूरा छोड़ा गया हो। कब्र का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वाती को इतनी भव्यता क्यों दी गई। मिस्र में यह सम्मान आमतौर पर फिरौन और राज परिवार को ही मिलता था, लेकिन वाती को दी गई इस शाही कब्र से साबित होता है कि धर्म और राजनीति में उसकी स्थिति बेहद ऊंची थी। यह खोज यह भी दर्शाती है कि केवल राजा ही नहीं, बल्कि उच्च पुजारी और अधिकारी भी उतनी ही प्रतिष्ठा रखते थे और उन्हें मृत्यु के बाद उतना ही सम्मान दिया जाता था। आज वाती की कब्र मिस्र के उन दुर्लभ स्थलों में गिनी जाती है जो न केवल धार्मिक इतिहास बल्कि उस समय की सामाजिक संरचना का भी आईना है। यहाँ की रंगीन भित्तिचित्र और प्रतिमाएं समय की मार झेलकर भी वैसे ही जीवंत हैं जैसे हजारों साल पहले थीं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि प्राचीन मिस्र की संस्कृति कितनी समृद्ध और विस्तृत थी। वाती की यह कब्र हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या और भी ऐसे पुजारी थे जिन्हें इसी प्रकार दफनाया गया, लेकिन उनकी कब्रें अब तक खोजी नहीं गईं। शायद भविष्य की खुदाइयां इस रहस्य को और गहराई से खोलेंगी, लेकिन फिलहाल यह कब्र 4000 साल पुराने मिस्र की एक खिड़की है जिससे झांककर हम उस युग की भव्यता और रहस्यों को देख सकते हैं। नंबर 6, साकारा के सार्कोफेगस। अनछुए मकबरों की पहेली मिस्र की धरती पर सबसे बड़ी खोजों में से एक तब मानी जाती है जब किसी पुरातत्वविद को एक ऐसा मकबरा मिले जो समय की मार और लुटेरों की नजरों से बचा रह गया हो। और जब साकारा क्षेत्र में खुदाई के दौरान शोधकर्ताओं को कई नए सार्कोफेगस मिले तो यह खोज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। साकारा पहले से ही मिस्र का एक प्रमुख दफन स्थल माना जाता है, जहां हजारों साल पहले से शाही परिवार और उच्च अधिकारियों को दफनाया जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में यहां मिले नए सार्कोफेगस ने विद्वानों को हैरत में डाल दिया। इनमें से कई सार्कोफेगस चूना पत्थर से बने थे, जिनकी मोटाई 15 इंच तक थी। जब उनका ढक्कन उठाया गया तो उनके भीतर से अद्भुत रूप से सुरक्षित मम्मी निकली। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सालों बाद भी मृतक अपनी अंतिम यात्रा से पहले की अवस्था में पड़ा हो। मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा तभी सफल हो सकती है जब शरीर को सही ढंग से संरक्षित किया जाए। यही कारण है कि उन्होंने ममीकरण की जटिल और गुप्त विधि विकसित की थी। इन सार्कोफेगस में न केवल ममी रखी हुई थी, बल्कि उनके साथ अनेक वस्तुएं भी मिली। ताबीज, आभूषण, छोटे छोटे पुतले और अनुष्ठानों से जुड़ी सामग्री। यह सब मृतक की आत्मा को परलोक की यात्रा में सहायता करने के लिए रखा जाता था। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि हर किसी को यह सम्मान नहीं मिलता था। अमीर और शक्तिशाली लोगों को ही विशाल पत्थर के सार्कोफेगस और सोने चांदी के ताबूत मिलते थे, लेकिन कभी कभी यहां ऐसे साधारण लोगों की मम्मी भी मिली हैं जिन्हें राजाओं जैसी भव्यता से दफनाया गया था।
आखिर इस भेदभाव का पैमाना क्या था? यह प्रश्न आज भी विद्वानों को परेशान करता है। सार्कोफेगस की सजावट और उन पर उकेरी गई चित्रलिपियां भी एक और रहस्य समेटे हुए हैं। इन लेखों से हमें उस द्वार के धार्मिक अनुष्ठानों और देवताओं की पूजा के तरीकों की जानकारी मिलती है। कई सार्कोफेगस पर ओसिरिस, होरस और अनूबिस के प्रतीक बने मिले, जो मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़े देवता थे। यह दिखाता है कि मृतकों की आत्मा की सुरक्षा और पुनर्जीवन की कामना मिस्रवासियों के लिए कितनी गहरी थी। लेकिन असली रहस्य यह है कि इन कब्रों को इतने लंबे समय तक लुटेरों से कैसे बचाया गया। मिस्र में लगभग हर कब्र और मकबरे को किसी न किसी समय लूटा गया, लेकिन साकारा से मिली इन खोजों ने यह साबित किया कि कुछ रहस्यमयी कब्रगाहें अब भी रेत के नीचे सुरक्षित छिपी पड़ी हैं। शायद इन्हें जानबूझकर इतनी गहराई में दफनाया गया था कि कोई आसानी से उन तक पहुंच न सके। ये खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि मिस्र की धरती के नीचे अब भी कितनी अनगिनत कब्रगाहें छिपी होंगी। हर नए सार्कोफेगस के साथ यह उम्मीद बढ़ती है कि शायद किसी दिन हमें कोई ऐसा मकबरा मिल जाए जो पूरी तरह अछूता हो और जिसके भीतर फिरौन या उनके रहस्यों से जुड़े नए प्रमाण मिले। साकारा के ये सार्कोफेगस केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं, बल्कि प्राचीन मिस्र की आध्यात्मिक धारणाओं, सामाजिक व्यवस्था और अद्भुत कारीगरी का जीता जागता प्रमाण है। ये हमें यह याद दिलाते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु को अंत नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक नई शुरुआत समझते थे। नंबर 5, तूतनखामुन की कब्र से मिले ममीकृत शिशु, अधूरी जिंदगी का अनंत रहस्य। 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने मिस्र की धरती पर सबसे महान खोजों में से एक तूतनखामुन की कब्र का द्वार खोला तो पूरी दुनिया दंग रह गई। सोने से जड़ी जड़ी वस्तुएं, भव्य ताबूत और अद्भुत खजानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा भी मिला जिसने पुरातत्वविदों को उलझन में डाल दिया। कब्र के भीतर 2 छोटे जार रखे थे जिनमें ममीकृत शिशुओं के अवशेष सुरक्षित थे। यह अब तक की सबसे अनोखी और रहस्यमय खोजों में से एक मानी जाती है। डीएनए परीक्षण से यह अनुमान लगाया गया कि इनमें से कम एक शिशु तूतनखामुन की पुत्री हो सकती थी। लेकिन रहस्य अब भी बना हुआ है। ये शिशु कौन थे और उन्हें तूतनखामुन के साथ क्यों दफनाया गया? इतिहासकारों का मानना है कि शिशुओं की मृत्यु जन्म से पहले या जन्म के तुरंत बाद हुई थी। प्राचीन मिस्रवासियों की मान्यता थी कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा केवल तब पूरी होती है जब मृतक के साथ उसकी दुनिया की प्रिय और महत्वपूर्ण चीजें दफन हो। शायद इसलिए तूतनखामुन की आत्मा को परलोक में सुरक्षा और शक्ति देने के लिए इन शिशुओं को भी उसके साथ रखा गया। लेकिन सवाल यह है कि अधूरे जीवन वाले शिशु परलोक में उसकी कैसे मदद कर सकते थे? कुछ विद्वान कहते हैं कि मिस्रवासी गर्भस्थ शिशु को विशेष आध्यात्मिक शक्ति का धारक मानते थे। उनका विश्वास था कि अधूरी आत्मा देवताओं के निकट अधिक पवित्र होती है। इसलिए शायद इन शिशुओं को तूतनखामुन की आत्मा की रक्षा के लिए परलोक की यात्रा पर साथ भेजा गया। एक और रहस्य यह है कि तूतनखामुन की कब्र में ये शिशु ही क्यों मिले? अन्य फिरौनों की कब्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। तो क्या यह सिर्फ तूतनखामुन की व्यक्तिगत त्रासदी थी या यह किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था? कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि शिशुओं की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उन्हें किसी रहस्यमयी अनुष्ठान के तहत बलिदान दिया गया। लेकिन इस बात के प्रमाण अभी तक नहीं मिले। तूतनखामुन की कब्र का यह हिस्सा हमें यह भी दिखाता है कि मिस्रवासी जीवन और मृत्यु को कितनी गहराई से जोड़कर देखते थे। उनके लिए मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा थी जिसमें परलोक तक पहुंचने के लिए हर तरह की सहायता आवश्यक मानी जाती थी। इसीलिए फिरौन को न केवल खजानों और हथियारों से, बल्कि कभी-कभी अधूरी जिंदगियों से भी सुसज्जित किया जाता था। आज तक इन शिशुओं की मम्मी पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बनी हुई है। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि प्राचीन मिस्र की सबसे भव्य खोजों में भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका जवाब शायद हमें कभी न मिले। क्या ये शिशु सचमुच तूतनखामुन के अपने रक्त संबंधी थे? क्या इन्हें किसी धार्मिक विश्वास के तहत बलिदान दिया गया? या क्या वे उसकी आत्मा के लिए देवताओं का वरदान थे?
यह रहस्य आज भी हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि तूतनखामुन की कब्र सिर्फ एक फिरौन की दास्तान नहीं, बल्कि अधूरी जिंदगियों और अनजानी मान्यताओं की भी खामोश गवाही है। नंबर 4, स्क्रीमिंग मम्मी, श्रापित आत्मा या धोखे की सजा। मिस्र की कब्रगाहों में पाए गए ज्यादातर मम्मी बेहद व्यवस्थित और सम्मानजनक तरीके से संरक्षित होती हैं। उनके चेहरे शांत दिखते हैं और शरीर पूरी तरह से धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार लपेटे जाते थे। लेकिन एक मम्मी ऐसी भी मिली जिसने पूरे संसार को चौंका दिया। इसे स्क्रीमिंग मम्मी कहा जाता है क्योंकि इसका चेहरा मानो मौत के बाद भी भयानक चीख में जम गया हो। इसका मुंह खुला हुआ था, चेहरे की त्वचा तन चुकी थी और पूरे शरीर से एक पीड़ा झलकती थी, जैसे किसी व्यक्ति ने अंतिम क्षणों में असहनीय यातना सही हो। यह मम्मी 1886 में देर एल बहरी नामक स्थान से मिली थी। शुरुआत में विशेषज्ञों को समझ नहीं आया कि आखिर यह कौन हो सकता है। जब गहराई से अध्ययन किया गया तो पता चला कि यह मम्मी संभवतः प्रिंस पेंतावेरे की है, जो रामेसेस तृतीय का पुत्र था। पेंतावेरे ने इतिहास के सबसे बड़े षड्यंत्रों में से एक को अंजाम देने की कोशिश की थी। उसने अपने ही पिता महान फिरौन रामेसेस तृतीय की हत्या की साजिश रची, लेकिन साजिश असफल रही और उसे पकड़ लिया गया। इतिहासकार मानते हैं कि उसके अपराध की सजा उसे बेहद अपमानजनक ढंग से दी गई। उसके शरीर को सामान्य तरीके से मम्मी नहीं किया गया, उसकी अंतड़ियों को बाहर नहीं निकाला गया, उसे संरक्षित करने वाले तेल और रेजिन का उपयोग नहीं किया गया। उसका शव बिना सम्मान के छोड़ दिया गया और समय के साथ उसका शरीर इस तरह सूख गया कि उसका मुंह खुला रह गया। इसीलिए उसका चेहरा हमेशा के लिए चीख की अवस्था में जम गया। यह मम्मी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि मिस्रवासी सिर्फ मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वे यह भी मानते थे कि अगर किसी ने पाप किया है तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए पेंतावेरे को शायद जानबूझकर अधूरी और अपमानजनक मम्मीकरण प्रक्रिया दी गई, ताकि उसकी आत्मा अनंत काल तक भटकती रहे और उसे मोक्ष न मिले। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उसका चेहरा प्राकृतिक रूप से इस तरह सूख गया और यह उसकी सजा का हिस्सा नहीं था। वे कहते हैं कि शायद उसकी मृत्यु अचानक हुई और उसके बाद उसे जल्दी जल्दी दफना दिया गया। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह सब जानबूझकर किया गया था, ताकि उसका चेहरा हमेशा के लिए डर का प्रतीक बन जाए और दूसरों को चेतावनी दे। आज स्क्रीमिंग मम्मी मिस्र की सबसे विचित्र खोजों में गिनी जाती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि सत्ता के खेल, परिवार की राजनीति और विश्वासघात सिर्फ आधुनिक युग की बातें नहीं हैं, बल्कि प्राचीन मिस्र में भी इंसान अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और उसकी सजा इतनी भयावह हो सकती थी कि उसका असर मृत्यु के बाद भी मिट न सके। यह मम्मी इस बात की खामोश गवाही है कि प्राचीन मिस्रवासी न्याय और प्रतिशोध को मृत्यु से भी परे तक ले जाते थे। स्क्रीमिंग मम्मी केवल एक शव नहीं, बल्कि धोखे और श्राप का ऐसा प्रतीक है जो हजारों साल बाद भी हमें सिहरन से भर देता है। नंबर 3, फिरौनों से भी प्राचीन गांव, सभ्यता की जड़ों की खोज। जब हम मिस्र का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में पिरामिड, मम्मी और महान फिरौनों की छवि उभरती है। लेकिन 2018 में हुई एक खोज ने यह साबित कर दिया कि मिस्र की कहानी फिरौनों से भी कहीं पहले शुरू हो चुकी थी। काहिरा के उत्तर में नाइल डेल्टा क्षेत्र में जब मिस्र और फ्रांसीसी पुरातत्वविदों की एक संयुक्त टीम खुदाई कर रही थी, तो उन्होंने उम्मीद की थी कि उन्हें किसी खोए हुए नगर के अवशेष मिलेंगे। लेकिन जो सामने आया वह और भी चौंकाने वाला था। यहाँ 7000 साल पुराने गांव के अवशेष मिले। यानी यह गांव उन फिरौनों से भी पुराना था जिन्हें हम प्राचीन मिस्र की नींव मानते हैं। खुदाई में इस गांव से मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और जानवरों की हड्डियां मिली। लेकिन सबसे रहस्यमयी खोज थी वे अजीब संरचनाएं जिन्हें वैज्ञानिक अनाज भंडारण के गड्ढे या संभवतः कचरा प्रबंधन केंद्र मानते हैं। इन गड्ढों में पौधों और जानवरों के अवशेष सुरक्षित मिले,
जिनसे पता चलता है कि उस समय लोग कृषि कर रहे थे और अपने भोजन को संग्रहित करना जानते थे। इसका मतलब है कि मिस्रवासी केवल शिकारी या घुमंतु जनजाति नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्थायी गांव बसाए थे और समाज का ढांचा विकसित करना शुरू कर दिया था। नंबर 3, फिरौनों से भी प्राचीन गांव, सभ्यता की जड़ों की खोज। जब हम मिस्र का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में पिरामिड, मम्मी और महान फिरौनों की छवि उभरती है। लेकिन 2018 में हुई एक खोज ने यह साबित कर दिया कि मिस्र की कहानी फिरौनों से भी कहीं पहले शुरू हो चुकी थी। काहिरा के उत्तर में नाइल डेल्टा क्षेत्र में जब मिस्र और फ्रांसीसी पुरातत्वविदों की एक संयुक्त टीम खुदाई कर रही थी, तो उन्होंने उम्मीद की थी कि उन्हें किसी खोए हुए नगर के अवशेष मिलेंगे। लेकिन जो सामने आया वह और भी चौंकाने वाला था। यहां 7000 साल पुराने गांव के अवशेष मिले, यानी यह गांव उन फिरौनों से भी पुराना था जिन्हें हम प्राचीन मिस्र की नींव मानते हैं। खुदाई में इस गांव से मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और जानवरों की हड्डियां मिली। लेकिन सबसे रहस्यमयी खोज थी वे अजीब संरचनाएं जिन्हें वैज्ञानिक अनाज भंडारण के गड्ढे या संभवतः कचरा प्रबंधन केंद्र मानते हैं। इन गड्ढों में पौधों और जानवरों के अवशेष सुरक्षित मिले, जिनसे पता चलता है कि उस समय लोग कृषि कर रहे थे और अपने भोजन को संग्रहित करना जानते थे। इसका मतलब है कि मिस्रवासी केवल शिकारी या घुमंतु जनजाति नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्थायी गांव बसाए थे और समाज का ढांचा विकसित करना शुरू कर दिया था। इतिहासकारों के लिए यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि नाइल नदी के किनारे सभ्यता कितनी प्राचीन थी। आमतौर पर हम सोचते हैं कि मिस्र का इतिहास लगभग 3000 ईसा पूर्व फिरौनों के साथ शुरू हुआ, लेकिन यह गांव साबित करता है कि उस समय से 2000 साल पहले भी यहाँ लोग बसते थे और समाज रचते थे। यह गांव मिस्र की असली जड़ों को उजागर करता है और यह दिखाता है कि पिरामिडों और मंदिरों की नींव उसी समय रखी जा चुकी थी। लेकिन इस खोज से नए प्रश्न भी उठे। आखिर इन गांव वालों की संस्कृति कैसी थी? क्या उनका कोई धार्मिक या सामाजिक ढांचा था? क्या उन्होंने फिरौनों की सभ्यता को सीधे प्रभावित किया, या वे धीरे धीरे समय की धूल में खो गए और उनकी जगह नई संस्कृति ने ले ली? यह भी रहस्य है कि इतने पुराने गांव के बारे में किसी प्राचीन मिस्री शिलालेख या ग्रंथ में क्यों उल्लेख नहीं मिलता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह गांव मिस्र के उस काल का हिस्सा था जब लोग शिकारी भोजक जीवन से आगे बढ़कर कृषक समाज की ओर बढ़ रहे थे। इसका मतलब है कि मिस्र वासियों ने संगठित समाज, कृषि और स्थायी निवास का विचार बहुत पहले ही विकसित कर लिया था, और शायद यही विकास आगे चलकर मिस्र को दुनिया की सबसे महान सभ्यता बनाने का आधार बना। आज यह 7000 साल पुराना गांव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मिस्र की कहानी कितनी गहरी और विस्तृत है। पिरामिड और फिरौन तो सिर्फ उस कहानी का चमकदार अध्याय है, लेकिन उनकी नींव उन साधारण गांव वालों ने रखी थी जिनकी जिंदगियां अब तक गुमनाम थीं। इस खोज ने यह साबित कर दिया कि मिस्र केवल राजाओं और मंदिरों की भूमि नहीं, बल्कि अनगिनत साधारण लोगों की मेहनत और सपनों से बनी हुई सभ्यता थी। नंबर 2, सिकंदर महान का श्रापित सर्कोफेगस, लाल तरल और अनसुलझा भय। मिस्र की धरती पर जितने रहस्य दबे हैं, उनमें से एक सबसे विचित्र खोज 2018 में अलेक्जेंड्रिया में हुई। यहां एक विशाल काला ग्रेनाइट सर्कोफेगस जमीन के भीतर दबा मिला, जिसका वजन लगभग 30 टन था। यह सर्कोफेगस प्राचीन काल के मकबरों में सबसे बड़ा माना गया। जैसे ही इसकी खोज की खबर फैली, पूरी दुनिया में उत्सुकता और भय का माहौल बन गया। लोग सोचने लगे कि कहीं यह सर्कोफेगस सिकंदर महान की कब्र तो नहीं है। इतिहासकारों को लंबे समय से सिकंदर की असली कब्र की तलाश है, और यह खोज मानो उसी रहस्य का उत्तर प्रतीत हो रही थी। जब इसे खोला गया तो इसके भीतर 3 कंकाल पाए गए। उनमें से एक खोपड़ी पर ऐसे निशान थे मानो उस पर प्राचीन काल में कोई सर्जरी की गई हो। यह संभवतः खोपड़ी के दबाव को कम करने या किसी चोट का इलाज करने की कोशिश रही होगी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वह लाल रंग का रहस्यमयी तरल, जिससे पूरा सर्कोफेगस भरा हुआ था। शुरुआत में यह देखकर लोग कांप उठे। अफवाहें फैलने लगीं
कि यह तरल किसी शाप का प्रतीक है या शायद हजारों साल पुराना कोई रसायन जो आत्माओं को कैद किए हुए है। विशेषज्ञों ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि यह तरल असल में गंदा पानी था जो हजारों सालों से धीरे धीरे अंदर रिसता रहा और उसमें मौजूद लोहे और शवों के विघटन ने इसे लाल रंग का बना दिया। लेकिन फिर भी लोगों की कल्पनाओं और डर को यह समझाना आसान नहीं था। कहा जाने लगा कि यह सर्कोफेगस शापित है क्योंकि इसे खोलने के बाद खुदाई में शामिल कुछ लोगों को बीमारियां हो गईं और 2 लोगों की मौत भी अजीब परिस्थितियों में हो गई। इससे रहस्य और गहराता चला गया। क्या सचमुच यह सिकंदर महान की कब्र थी? समय और स्थान का मेल कुछ हद तक संभव लगता था, लेकिन सर्कोफेगस के भीतर मिले शव उसके परिवार या सैनिकों के हो सकते हैं। आधिकारिक तौर पर इतिहासकारों ने यह स्वीकार नहीं किया कि इसमें सिकंदर महान दफन था, लेकिन सवाल यह भी है कि यदि नहीं तो फिर इतना विशाल और अनोखा सर्कोफेगस क्यों बनाया गया? किस शासक या योद्धा को यह सम्मान मिला और क्यों इसे इतनी गहराई में छिपाकर रखा गया? मिस्र में शापित कब्रों की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तूतनखामुन की कब्र खुलने के बाद कई शोधकर्ताओं की अचानक मौत ने भी इसी तरह की अंधविश्वासी कहानियों को जन्म दिया था। यह काला सर्कोफेगस भी उन्हीं में से एक है जिसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि प्राचीन मिस्रवासी अपनी कब्रों और मकबरों को श्राप से सुरक्षित रखते थे ताकि कोई उन्हें भंग न कर सके। आज तक यह खोज एक रहस्य बनी हुई है, चाहे यह सिकंदर महान की कब्र हो या किसी और अज्ञात योद्धा की। यह निश्चित है कि यह सर्कोफेगस मिस्र की उन सबसे रहस्यमयी और भयावह खोजों में से एक है जिसने आधुनिक युग में भी इंसानों के दिलों में डर और कौतूहल दोनों भर दिए। नंबर 1, तूतनखामुन की पत्नी की खोई हुई कब्र, अनकहे खजाने का इंतजार। 2008 में मिस्र के वैली ऑफ किंग्स में अचानक गतिविधि बढ़ी। लगभग 100 मजदूरों को एक विशेष क्षेत्र में तेजी से खुदाई करते देखा गया। मिस्र सरकार और पुरातत्व विभाग इस विषय पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे यह खबर बाहर आई कि खुदाई उस जगह पर हो रही थी जहां शायद तूतनखामुन की पत्नी अंखेसनामुन की कब्र स्थित हो सकती है। अंखेसनामुन वही रानी थी जिसने मात्र 18 वर्ष की आयु में तूतनखामुन के साथ विवाह किया और उसके अल्प शासनकाल में उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर साथ रही। तूतनखामुन की मृत्यु रहस्य से भरी हुई है। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद अंखेसनामुन ने उसकी जगह ली और फिर अगले शासक आय से विवाह कर लिया। आय की कब्र तूतनखामुन की कब्र के निकट ही स्थित है और यहीं से यह संभावना जन्मी कि अंखेसनामुन की कब्र भी पास ही कहीं हो सकती है। अगर यह सच है तो यह खोज अब तक की सबसे मूल्यवान खोजों में से एक साबित हो सकती है। अंखेसनामुन का जीवन वैसे भी रहस्य से भरा रहा। तूतनखामुन की मृत्यु के बाद उसने मिस्र को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण इतिहास में दर्ज नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई थी, जबकि कुछ का कहना है कि वह अचानक गायब हो गई। उसकी कब्र अब तक न मिलने के कारण यह रहस्य और भी गहराता है। 2008 की खुदाई से जुड़े अधिकारियों ने कभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। बस इतना पता चला कि काम तेजी से और गुप्त तरीके से हो रहा था, मानो सरकार किसी बड़ी खोज को छिपाना चाहती हो। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंखेसनामुन की कब्र सचमुच मिली है तो उसमें अनमोल खजाने और कलाकृतियां हो सकती हैं, क्योंकि रानी होने के नाते उसे सोने, चांदी, कीमती गहनों और धार्मिक वस्तुओं के साथ दफनाया गया होगा। संभव है कि उस कब्र में ऐसे प्रमाण भी मिले जो तूतनखामुन की मृत्यु के रहस्य और अंखेसनामुन के गायब होने की गुत्थी को सुलझा दें। कई शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि सरकार ने इस खोज को जानबूझकर गुप्त रखा ताकि पहले सभी वस्तुओं को सुरक्षित किया जा सके और कब्र लुटेरों की पहुंच से बची रहे। यह भी कहा जाता है कि अगर यह कब्र वास्तव में मिल चुकी है तो उसे आधुनिक विज्ञान और तकनीक से पूरी तरह सुरक्षित करने के बाद ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। आज अंखेसनामुन की कब्र की खोज मिस्र की सबसे रोमांचक पहेलियों में गिनी जाती है। यह कब्र न केवल एक रानी की विरासत है, बल्कि उसमें छिपे खजाने और तथ्य मिस्र के इतिहास को नए सिरे से लिख सकते हैं।
जब तक यह रहस्य पूरी तरह उजागर नहीं होता, तब तक वैली ऑफ किंग्स की रेत के नीचे दबा यह गुप्त मकबरा हर किसी के लिए कौतूहल और रोमांच का केंद्र बना रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिस्र के ये रहस्य हमें बार बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर हजारों साल पहले इंसानों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा, हमें जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमयी सफरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रहस्य अभी और भी बाकी है।